नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका फैसला। आपका फैसला इस वजह से कि फैसले की घड़ी है, तमाम चीजें पूरी हो चुकी हैं और फैसला किसके पक्ष में जाएगा सबकी निगाहें यही टिकी हैं। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव, लेकिन रविवार को 4 राज्यों का परिणाम सामने आएगा। मिजोरम का परिणाम 4 को आएगा। लेकिन बात राजस्थान के रण की हो, चाहे मध्य प्रदेश के संग्राम की हो, या फिर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सत्ता के महासमर की हो, हम तमाम पहलों को छूने की कोशिश करेंगे। राजस्थान पे हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल शेखावत जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा से हैं। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ में हैं। विष्णु पुलवाल साहब बीएसपी से हमारे साथ में हैं और चंद्रमुखी रेवसपाल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। सभी का स्वागत है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीट हैं। 199 में मतदान हुआ 25 तारीख को, यानी कि 25 नवंबर को। 80 पार्टियां, 1862 इन सीटों पर प्रत्याशी। और पहली बार ऐसी स्थिति नहीं कहूंगा, हां, लेकिन 1993 के बाद राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इलेक्शन बहुत ही कसा हुआ है, क्लोज फाइट है। ऐसे में कह पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम एग्जिट पोल की ओर भी गौर फरमाएं तो वहां पे भी हालात ऐसे ही हैं कि कुछ बीजेपी को राजस्थान में सरकार दे रहे हैं, कुछ कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन नजरें सबकी एक ही जगह टिकी हुई है कि राज बदलेगा या रिवाज। तो अनिल शेखावत साहब हमारे साथ में। अनिल जी, पूरा इलेक्शन अगर हम गौर करें तो मुद्दे बहुत सारे थे, किए जा सकते थे। आखिरी में आके मुद्दा बीजेपी की ओर से 3 चीजों पर अटक के रह गया। और ये इलेक्शन की बात नहीं करूंगा मैं, उससे पहले से भी चाहे आंदोलन रहे हों, जन आक्रोश रैली, सभा, परिवर्तन यात्रा, तमाम चीज़ों में लेके आपको ध्यान होगा कि तुष्टीकरण, पेपर लीक और महिला अपराध, 3 चीज़ों को लेकर के बीजेपी ने फोकस किया। कांग्रेस अपनी गारंटी, फ्लैगशिप योजनाएं, इन्हीं को लेकर के चर्चा करती रही। दूसरी पार्टियां जैसे जहां जिसका धरातल था उस अनुसार मुद्दे चलाए। लेकिन अगर हम पूरे इलेक्शन कैंपेन को देखें, क्योंकि कैंपेन के बाद में अब तो घड़ी आपके फैसले की है, तो किस तरह का सफर रहा है ये पूरा चुनाव? योगेंद्र जी, इलेक्शन हर 5 साल में आते हैं, बड़ा अच्छा हल्ला गुल्ला होता है, मुद्दों की बात होती है, पर धरातल पे जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तो 1993 से ये परिपाटी चली आ रही है कि एक बार बीजेपी आ रही है, एक बार कांग्रेस आ रही है। आज 30 साल हो गए हैं, किसी पार्टी ने भी रिपीट नहीं किया। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस बार कोई पार्टी रिपीट नहीं कर पाएगी या कांग्रेस रिपीट नहीं होगी जो दावा करती है, पर मुद्दों की बात कहाँ हो रही है ये समझने वाली बात है। जिस मुद्दों की बात आप बीजेपी की कर रहे हैं, चाहे वो महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, परंतु वो ये बात नहीं करते कि मणिपुर में 2 नंगी औरतों को कई किलोमीटर तक उनके राज्य में नंगी औरतें चली हैं, लोगों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, वो आज तक लोग बाग गिरफ्तार नहीं हुए, कोई सजा नहीं हुई। ऐसी स्थिति में जिस पेपर लीक की बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें पेपर लीक नहीं हुए? तो ये मुद्दे एक चुनाव के मुद्दे हो सकते हैं, परंतु ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं जिस पर ऐसा लगता है कि बात कोई कैसी करता है और रिजल्ट उसका कैसा चाहता है। निश्चित तौर पे कांग्रेस ने ग्राउंड पे भी काम करने का दावा किया है। जैसे मैं बड़ा निष्पक्ष रूप से कहता हूं, मैंने उस योजना का कोई लाभ नहीं लिया, पर जो इंश्योरेंस की उनकी चिरंजीवी योजना है वो पेपर पे अच्छी लगती है। रिकॉर्ड में भी ऐसा कहते हैं कि 933 करोड़ का डिस्बर्समेंट इस योजना के तहत हुआ है। हो सकता है ये अभी तक उन लोगों तक नहीं पहुंची हो जिन लोगों को इनकी जरूरत है। हिसाब से इस देश में 82 करोड़ रुपए बीजेपी खुद मानती है ऐसे आदमी हैं जिनको ये कुछ अनाज दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये देश मानता है कि 82 करोड़ आदमी भूख के लिए अपने 250 ग्राम की जो रोज एक डाइट का एक चार्ट होता है उसके लिए तरस रहे हैं। ऐसी स्थिति में लास्ट में जब मुद्दा बीजेपी का आता है तो तुष्टीकरण पे आता है, और उससे इनको वोट मिल भी रहे हैं, इसलिए तुष्टीकरण करना उनके लिहाज से अच्छा होगा, परंतु उस देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश 140 करोड़ का है। यहाँ पे सब धर्म, सब जातियां और तरह तरह के लोग बाग रहते हैं। तो सोशल फैब्रिक्स अगर जब बिगड़ेगा इस देश का, तो इस देश की प्रगति बिगड़ेगी, इस देश का मिजाज बदलेगा, इस देश की प्रगति का जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं चेंज होता मिलेगा। तो ठीक है, कल रिजल्ट आ जाएंगे और
जिन आप सर्वों की बात कर रहे हैं वो सर्वे तो आजकल स्पॉन्सरशिप सर्वे हो गए, जो ग्राउंड रियलिटी पे लोग बाग ना तो पहुंच पा रहे हैं ना पहुंच पाते भी हैं। तो गांवों का आदमी अपने पेट की बात बताता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं अपने भूख का भय सताता है कि मैं कुछ बोल दूं और कल मेरे साथ कुछ हो जाए। क्योंकि गांवों में वहां का जो एमएलए होता है वो उनकी अगर पसंद का नहीं आता तो उसके साथ 5 साल गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। गांवों की राजनीति बड़ी बिगड़ी हुई राजनीति है। ऐसी स्थिति में हम लोग ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जो गरीबों की रक्षक बने, मजदूरों के लिए कुछ करे, बेरोजगारों को रोजगार देवे, जो और तरह के लोग बाग हैं जो आज बहुत जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, जो यूथ जो है इतनी हायर स्टडीज़ कर रहा है, इतने पैसे खर्च कर रहा है, हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है। तो जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के विभिन्न समुदाय और विभिन्न जो सेक्शंस के जो मुद्दे हैं, अगर उन पे काम होगा तो देश जरूर उन्नति करेगा। वो ग्राउंड पे होने की बात तो करता है, परंतु क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में अपन कल बात निश्चित रूप से रिजल्ट जो भी होगा, जो जनता को पसंद आया उसी प्रत्याशी को चुना है उसने, ईवीएम से बाहर आएगा तब रिजल्ट। लेकिन बड़ी बात यही है कि गवर्नमेंट किसी की भी बने उसे स्वीकार करना चाहिए, और कोई चारा भी नहीं होता है, स्वीकार करना ही होता है। और जो भी सरकार बने उसका एक ही मकसद होना चाहिए कि इलेक्शन हो गए, तमाम चीज़ें हो गई हैं, जो वादे जनता के साथ में उनका गहरा कमिटमेंट रहा है, जिन चीज़ों को इलेक्शन के दरमियान फोकस किया है उस पर गौर करें और वाकई जो अपने दावे हैं या वादे किए हैं उसको धरातल पे उतारने की कोशिश करें, उतारें। ये नहीं कहें कि 5 साल के लिए सरकार बनाई है, अभी तो देखे पिछले सरकार के गड्ढे हैं उनको भरना पड़ेगा, या वर्तमान जो सरकार अगर रिपीट होती है तो उसके लिए भी खासकर जो गारंटियां दी हैं। खैर ये बहुत बड़ी बातें हैं कि जब फैसला आएगा उसके बाद में करने की चीज़ें होंगी कि किस तरह को जाएगा, क्योंकि तीसरे दल के लोग या इंडिपेंडेंट उनका साफ कहना है कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में रहेगी। ये रिजल्ट बताएंगे कि चाबी किसके हाथ में जाती है या क्लियर मेजोरिटी मिलती है, क्या रहेगा ये तो रिजल्ट से बाहर आने पे। लेकिन बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कर रहे हैं। मैं चंद्रमुखी जी आपके पास आना चाहूंगा। अब की बार आप लोगों ने भी ताल ठोकी और आपने राजस्थान में 85 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। पहले भी आप लोग चुनाव लड़ चुके हैं वैसे राजस्थान में, लेकिन इस बार 2 राज्यों के अंदर आपकी गवर्नमेंट है, तो शायद हो सकता है कि आपका उत्साह पहले से बेहतर हो। लेकिन आपको लगता है कि कुछ सीटें यहाँ निकल पाएंगी, या फिर आप अपना एक ताकत दिखाने का आपको एक प्लेटफॉर्म मिला इस इलेक्शन के जरिए? देखिए योगेंद्र जी, ताकत दिखाने का प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी बदल गई। अब से 4 महीने पहले जिस तरह की हमारी तैयारियां थी, मात्र 2 महीने मैंने पूरे राजस्थान में संगठन खड़ा करके 11,000 लोगों को पद दिए थे और बहुत ही जोर शोर से काम चल रहा था। लेकिन केंद्र की ताना सरकार कोई भी ऐसी पार्टी या कोई भी दल को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेगी जो जनहित की बात करे, जो जनता के दिल में जगह बनाए, उनकी शिक्षा की बात करे, उनके स्वास्थ्य की बात करे, उनके रोजगार की बात करे, महिला सुरक्षा की बात करे। ऐसी सरकार जिसको जनता तहे दिल से चाहने लगे, तो कोई भी हथकंडे अपना के हमारी केंद्र सरकार का हर पल यही प्रयास रहता कि कैसे इस बढ़ते हुए दल को रोका जाए। तो आज आप, हम और पूरा देश जानता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व है पिछले कुछ महीनों से लगातार जेल में है और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। लगातार हजारों की छापेमारी के बाद 1 रुपए का कहीं ये सबूत नहीं दे पाए हैं, कहीं वो स्पष्टीकरण, इवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी जिस तरीके से जनता ने, मीडिया ने, सबने देखा है, उसका विश्लेषण किया है, सब समझ रहे हैं कि ये कार्यवाही किस तरीके से की जा रही है। तो हमने जो कोशिश करी और जैसे करना चाहिए था उस तरीके से हम जनता तक नहीं पहुंच पाए। हमारा ये है कि जनता का प्यार है, जो रिजल्ट मिलेगा जनता हमें चाहती है। जनता चाहती है कि राजस्थान में भी बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी की सरकार बने, लेकिन परिस्थितियां हैं तो हम 10 साल में 2 राज्य में सरकार भी बनाई और राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई है। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही यहाँ की जनता को भी हमें हमारी सेवाएं देने का मौका मिले। जी कुलवाल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बीएसपी ने 184 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और बीएसपी के साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य गहलोत साहब के साथ में जुड़ा हुआ आप लोगों का रहा कि जब भी गहलोत जी का आवश्यकता पड़ी तो हाथी पे हाथ फेरता चला गया और हाथी गायब हो गया। इस बार क्या दावा आपका? देखिए योगेंद्र जी,
बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान की 200 विधानसभा चुनाव लड़ाया और हमारे जो 16 उम्मीदवार थे, मैंने इससे पूर्व में भी कहा था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है और ये पैसे के बल पे गरीब लोगों को खरीदती है। आज हमारे जो 16 उम्मीदवार थे, इन्होंने चुनाव से पहले उन लोगों को अपने हिसाब से मैनेज करके उन लोगों को बैठा दिया। अब हम 184 पे चुनाव लड़ रहे हैं और आज हम आपसे 184 पे आपको बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में करीबन 8 से 10 सीटें जीतेगी और हम लोग जो अब सरकार बनेगी, हम उसकी चाबी अब हमारे हाथ में होगी। ये नहीं है कि ये फ्री हैंड लोग रहेंगे, ये हमेशा यही बातें करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कि हम लोग ही सरकार बनाएंगे। अब राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है। चुनाव 174 पर लड़ रहे हैं, 25 पे जो इंडिपेंडेंट और जो थर्ड फ्रंट है वो चुनाव जीतेगा और राजस्थान में जब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट कल सुबह 8:30 बजे चालू होंगे, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसकी स्थिति एकदम साफ हो जाएगी और जिसकी सरकार करेगी वो भी साफ हो जाएगी। मगर योगेंद्र जी, एक बात आप मुझको अभी तक भी समझ में नहीं आ रही है कि जयपुर के एयरपोर्ट पर दोनों पार्टियों ने चार्टर्ड प्लेन खड़े कर रखे हैं, हेलीकॉप्टर लगा रखे हैं। इन लोगों को दहशत क्या चीज की है? सबसे पहले मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि ये गरीब एमएलए चुनाव जीत के आने वाले हैं, उन लोगों को ये उठाने वाले हैं। ये दोनों पार्टियां बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, हिंदुस्तान का टीवी बोल रहा है। इन दोनों तो की आवश्यकता पड़ेगी क्या आपको लगता है? इनकी नीयत खोटी है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इनकी नीयत खोटी है। आज एक चीज मैं कहता हूं, जब देश का सुप्रीम कोर्ट है तो ये 2 महीने फैसला क्यों नहीं करता रबतलू कानून का? उसको 5 साल तक चुनाव वो स्टैंड करके चलता है और वो एमएलए 5 साल तक रह जाता है। कम से कम मेरी मांग यह है कि जो एमएलए चुनाव जिस पार्टी से लड़े, उस पार्टी से अगर वो एमएलए नहीं रहता है तो उसको बर्खास्त किया जाए और 2 महीने के अंदर अंदर उसका दल बदलू कानून का फैसला होके उसको अवैध करार दिया जाए। जब तक अगर देश में ऐसा नहीं होगा तो इन पूंजीपति पार्टियों की स्थिति होगी। अभी मेरी बहन भी बोल रही थी कि चुनाव लड़ने से पहले संजय सिंह जी को, मनीष सिसोदिया को मतलब आम पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। ये हर कुलवाल साहब, ये तो देखिए विधायिका को तय करना है कि वो कुछ ऐसे रूल्स बनाए, क्योंकि नियम कायदे उन्हीं को बनाने हैं। उन रूल्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट भी, क्योंकि उनकी भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं कि उससे बाहर नहीं जा सकते। हाउस के अंदर अब स्थितियां बहुत अलग बनी हैं। बहुत बहस का विषय है कि कानून को अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने अंदाज से देखा जाता है। लेजिस्लेचर में भी यही है कि विधानसभा अध्यक्ष को पावर इस तरह की है कि वो स्वयं ये बात कहते हैं कि कोर्ट का आदेश हम पर लागू नहीं होता, हमारा अपना खुद का जुरिडिक्शन है और हम उसमें न्यायिक फैसले ले सकते हैं। अभी राजस्थान के उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। आपके बीएसपी के विधायक गए, जिनका एक परिवाद भी लगा, कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद में कोई लेना देना नहीं, उसके साथ में वो दफन हो जाएगा, कोई फैसला आए नहीं, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सब कुछ निपट चुका है। मैं वापस आऊँगा आपके पास में, लक्ष्मीकांत पारिक साहब के पास में जाना चाहूँगा। पारिक साहब, कुलवाल साहब ने कहा कि हेलीकॉप्टर तैयार कर रखे हैं। जब दावा कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, तो फिर इनकी क्या आवश्यकता पड़ रही है बेड़े की? देखिए, कुलवाल साहब की बात कहाँ से जस्टिफाई कुलवाल साहब जाने। मैं इस बात की तय में नहीं जाना चाहता और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं किसने कहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा करके से हवाई जहाज खड़ा कर रखा है। तो कुलवाल साहब ने देखा होगा तो बेहतर तरीके से वो ज़्यादा बता सकते हैं। इस पर टिप्पणी करना शायद मेरे लिए तो न्यायोचित भी नहीं है, न मैंने कहीं देखा है। पहली बात, जिस प्रकार का व्यवस्थित रूप से चाहे भारतीय जनता पार्टी जिस बार चुनाव लड़ी है, तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की थंबनेल मेजोरिटी के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। ये चुनाव इस बात को लेकर चुनाव था कि महिलाओं की सुरक्षा राजस्थान में किस प्रकार से हुई थी, महिलाओं की अस्मिता तार तार हो रही थी। तब माननीय गहलोत साहब, सचिन पायलट जी दोनों अपने अपने विधायकों लेकर होटल में आराम कर रहे थे। इसलिए 4.5 वर्षों तक जनता का चीरहरण हुआ, महिलाओं का चीरण होता रहा। लेकिन हमारे दोनों के दोनों जो नेता थे कांग्रेस के, जो मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व में थे, और माननीय गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री थे, वे दोनों होटल में सैर सपाटा करते रहे और सरकार भी अपने शीतकाल में आरामदायक स्थिति में रही। 6 महीने के पहले सेक्रेटरी में आकर गहलोत जी आते हैं और घोषणा मंत्री के रूप में घोषणाएं करते हैं और गारंटियाँ देने का काम शुरू कर देते हैं। जिस गारंटियों को उचित नहीं, जो पता है राज आने वाला नहीं, गारंटी दी जा सकती, क्योंकि हिंदू राजस्थान में निश्चित मान के चलिए रिवाज नहीं बदलने वाला, राज बदलने वाला है, ये जनता तय कर चुकी है।
अब मेरे भाई साहब कह रहे थे अभी जो पहले से बैठे थे, उन्होंने बताया कि मणिपुर घटना, यदि किसी घटना की राज्य घटना होती है, राजस्थान की घटना जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। यदि कहीं कोई गलत काम हुआ है तो क्या आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि राजस्थान में गलत काम होना चाहिए? ये तंदूर कांड दिल्ली के अंदर हुआ और टुकड़े टुकड़े कांग्रेस के नेत्री, कांग्रेस नेता ने जला दिया हो, तो क्या आपसे यहाँ पर जो भीलवाड़ा में घटना हो क्या उसको जस्टिफाई कर देंगे? या यूपी को घटना हो गई तो क्या राजस्थान में वही महिला अत्याचार हो गया तो क्या उसको जस्टिफाई कर देंगे? मैं समझता हूँ कि इस पर घटनाओं को किसी भी दृष्टि से एक साथ नहीं देखा जा सकता। निश्चित रूप से मणिपुर घटना अपने आप पे निंदनीय घटना है, तो राजस्थान की घटना को जस्टिफाई नहीं है। राजस्थान महिला अत्याचार पर नंबर वन पर आकर खड़ा हो गया, ये बड़ा चिंता का विषय है। यदि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति वेंटिलेटर पर खड़ी हो गई तो चिंता का विषय है कि नहीं है? यदि अन्य राज्यों पेपर लीक हुए तो क्या राजस्थान में 17 बार पेपर लीक होना और 17 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ होना क्या जस्टिफाई कर सकते हैं? तो जस्टिफिकेशन कोई परिभाषा नहीं है। ये नहीं कि उसकी साड़ी से मेरी साड़ी सफ़ेद, क्यों? पहली बात, मेरी बहन अभी बोल रही थी यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी पर चर्चा कर रही थी। यदि आपने शराब माफियाओं के साथ मिलकर यदि शराब के अंदर कोई कांड किया है और कोई घोटाला किया है तो निश्चित रूप से नेता जेल जाएंगे। और यदि वो कानून के तय के अंदर है तो फिर बेल क्यों नहीं मिली उन्हें? यदि बेल लेने का राइट उनके पास है, यदि कानून संगत तरीके से बात करते बेल हो तो। एक मिनट मैडम प्लीज, बीच में नहीं बोले प्लीज, डिस्टर्ब नहीं करें, बात सुन ले, वापस आऊं, वापस शांति से। जी जी बोलिए बोलिए। आपने जस्टिफाई करते, आप जब आप कहते कि चुनाव के एंड टाइम पर कर दिया, अरे भाई कॉज ऑफ एक्शन कब शुरू हुआ? आपका कांड आपने कब किया? निश्चित रूप से 2022 में जब एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर 2000 जब कोई घोटाला 2022 में, तो उसमें 2021 में संज्ञान लिया नहीं जा सकता या 20 में लिया नहीं जा सकता। जिस पर संज्ञान लिया गया हो तो निश्चित रूप से कॉज ऑफ एक्शन उसी दिन शुरू होगा और कॉज ऑफ एक्शन शुरू होने के बाद उनकी गिरफ्तारियां होती है। तो आप मान के चलिए गिरफ्तारी हमने नहीं की, कानून सम्मत आईपीसी की धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की धारा क्या के तहत नहीं हुई। यदि आपके पास था तो आप निश्चित रूप से वो बेल अप्लाई करिए, बेल आपको मिलती है नहीं मिलती है कोर्ट तय करता, और कोर्ट ने बेल ग्रांट क्यों नहीं की ये आप जाने। तो निश्चित रूप से जब बात करते दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर सरकार आपने बनाई, निश्चित रूप से मान कर बनाइए, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस घमंडिया गठबंधन के दो लोग बैठे हैं। 2023 में दावा करते थे कि एक गठबंधन में बनाया घमंडिया गठबंधन, उसके 2 लोग बैठे। राजस्थान तो आप एकजुट था, चुनाव नहीं लड़ पाए। हिंदुस्तान के अंदर मोदी को हराने के लिए आप एकजुट की बात तो करते हैं, लेकिन आप एकजुट है नहीं, क्योंकि आपके गठबंधन कोई नेता है नहीं। आपका नेता कौन है आपको पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप जिस तरीके से बार बार माननीय मोदी जी पर आरोप लगाते हैं, भाई आप मोदी जी की पासंग में नहीं है। 2 स्टेट में आपकी सरकार जरूर हो सकती है, दिल्ली की परिस्थितियों में बाकी प्रदेश की परिस्थिति में फर्क हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस देश के अंदर लगभग सभी राज्यों में करीब सरकारें हैं, और हमारा कहीं ना कहीं कार्यकर्ता कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। आपके पास वह स्थिति नहीं है, आपकी स्थिति कभी बनेगी भी नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी ने अन्ना हजारे को धोखा देकर बनी हुई पार्टी। पहली बात, आपने कांग्रेस समर्थन नहीं किया, आपने कांग्रेस समर्थन लिया। दूसरी बात, आपने कहा कि हम मुख्यमंत्री निवास में नहीं जाएंगे, आपने महल बना डाला। आप कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, आपने गाड़ी ली। आपने देश के और दिल्ली की जनता के साथ अन्याय किया, शराब माफिया से मिलकर शराब कांड किया, आपने मोहल्ला क्लिनिक को भारी भ्रष्टाचार किया। तो भ्रष्टाचार की जननी शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी पर, इसलिए वो बात नहीं की जगह ठीक है। मैं चूंकि कांग्रेस का यहाँ पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सीधी लड़ाई है, आम आदमी पार्टी को दस्ता में नहीं। और बहुजन समाज वाले मेरे विष्णु यादव कह रहे थे आपकी पार्टी निश्चित रूप 2-5 सीटों जीतती है, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से ग्रिप करके उनको ले जाती है, बार बार हाथी पर हाथ रख देते हैं, तो बड़ी चिंता का विषय होता है लोकतंत्र के लिए। आप देखें और अपनी पार्टी को मजबूत लोगों टिकट दे जो आपकी पार्टी छोड़कर नहीं जाए। निश्चित रूप से आपने बड़ी बात यहाँ पर उठाई थी कि दल बदल कानून बनना चाहिए, और दल बदल कानून बने, और ये बने तो आपकी बहन मायावती के बहुत सारे सांसद, आपकी पार्टी के 1-2 सांसद हैं शायद संसद में, अपनी बात को रखें, उन्हें कहिए कि इस विषय पर परिचर्चा के लिए वे प्रश्नकाल में प्रश्न लगाएं। मुझे लगता है कि आज तक आपकी पार्टी ने यहाँ भाषण देने से नहीं होगा, प्रश्न लगाना पड़ेगा, आपको विधायिका में जाकर उस बात को रखना पड़ेगा, और आपको अपने समर्थकों को इस बात के तैयार करना पड़ेगा। आप करिए तैयार, तो देखते हैं कौन सी पार्टी आपका खड़ी नहीं होती। वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं एक बात जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि 2 राज्यों में सरकार है लेकिन धरातल नहीं बन सकता। देखिए, आप ध्यान करिए कि 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में जब 85 में इलेक्शन हुआ, उस दौरान आपकी 2 सीटें आई थी। आज आप खुद भी कह रहे हैं और दिख भी रहा है कि कई राज्यों में गवर्नमेंट है, केंद्र में पहली बार 2 बार आप लोगों की क्लियर मेजोरिटी के साथ में सरकार भी बन गई। तो ये जनता का तूफान और ज्वार होता है, किस और मूड बन जाए उसका आज हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि कोई एक पार्टी 2 से यहाँ तक पहुंच सकती है, दूसरी पार्टी नहीं पहुंच सकती। योगी मैं इस बात को नहीं कह रहा कि ये नहीं कह रहा कि नहीं पहुंच सकती, आपने कहा कि कभी ऐसा हो भी नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा नहीं पहुंच सकती है, निश्चित रूप से धरातल पर रहकर यदि बात करें निश्चित रूप से पहुंच सकती है। चलिए राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी का अपना दावा है, मैं आपके दावे की बात और जरूर करना चाहूंगा यहाँ पे।
योगेंद्र जी, कल परिणाम आने वाला है। कल कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मेजोरिटी के साथ पुनः सरकार बनाने जा रही है। रिवाज बदल रहा है, राज नहीं बदल रहा है। राजस्थान की जनता बहुत पहले से नारे लगा रही है। पिछले 3-4 महीने से तो राजस्थान की जनता चौथी बार गहलोत साहब के नारे लगा रही है। जनता ने इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है और आप देख रहे हैं कल सुबह परिणाम आएगा। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। हमको किसी निर्दलीय को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भले ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के हमारे साथ जुड़ने के लिए आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को किसी की भी आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक उतावले हो रहे हैं। इनके 32 लोग भागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे 22 लोग भागे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो 32 के 32 लोग हमारी पार्टी के साथ संपर्क करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। 10 की राहत है आपको? नहीं, राहत नहीं है। मैं बता रहा हूं कि ये 32 लोग इनके यहां बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी, 15 लाख रुपए देने वाली भारतीय जनता पार्टी, ERCP का पानी देने वाली भारतीय जनता पार्टी, हमारी 10 प्रमुख योजनाओं से राजस्थान की जनता ने लाभ पाया और 4-5 महीने पहले से जोर जोर से नारे राजस्थान की जनता लगा रही थी। उसके बाद हमने 5-7 बड़ी गारंटियां दी। राजस्थान की जनता चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा को लेकर बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है। वो कह रही है कोई तो ऐसा सेवक आया जिसने हमारे स्वास्थ्य की चिंता करी, कोई तो ऐसा सेवक आया जिसने हमारे जानवरों की स्वास्थ्य की चिंता करी, कोई तो ऐसा सेवक आया जिसने अकाल के वक्त हमारे घरों में गेहूं की बोरियां भर दी, कोई तो ऐसा सेवक आया जिसने कोरोना में हमारी सेवा की, राजनीति नहीं करी, और कोई तो ऐसा सेवक आया जो पैसा नहीं है, पैसा ERCP का हमारे पास इतना पैसा नहीं है, फिर भी ERCP के लिए 14,200 करोड़ रुपए दे दिए और जिद पे बैठ गया कि मैं आपको ERCP का पानी लाकर दूंगा। योगेंद्र जी, कल हमारी सरकार बनेगी। राजस्थान की जनता के साथ हमारे जो किए हुए वादे थे, जो काम थे अधूरे रह गए, उनको हम पूरा करेंगे और राजस्थान की बेहतर तरीके से सेवा करेंगे। इस बात का मैं आपके चैनल पे दावा कर रहा हूं। जी, मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा। ERCP का काफी मुद्दा रहा और ERCP के मुद्दे के साथ में आपको ध्यान होगा कि अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, ये 5 जिले ऐसे हैं जिनकी कुल सीटों में से बीजेपी को महज 3 सीट मिली। एक धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा, एक अलवर शहर से संजय शर्मा और एक अलवर के ही मुंडावर से मंजीत चौधरी। 3 सीट मिली थी। बाकी सीटें अगर हम जाएं उसमें तो 4 सीट BSP, 3-4 शायद निर्दलीय थे। इस तरह का ये पूरा आंकड़ा रहा। कांग्रेस को एक बम्पर वोटिंग के साथ में वहां से मिली थी। ERCP का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं, उस वक्त अगर ERCP पे गौर करते तो बीजेपी के पक्ष में जाना चाहिए था वोट, लेकिन जो पूरे 5 साल में और इलेक्शन कैंपेन के दरमियान देखा कि गुजर वोट जो था वो डाइवर्ट हुआ सचिन पायलट के कारण और कांग्रेस को वोट मिला, जिससे मेजोरिटी में आने के लिए एक बहुत बड़ा रूट लाइन मिली। इस बार ERCP को लेकर के आई थी कांग्रेस। ERCP की यात्रा का भी ऐलान किया, लेकिन वो चल नहीं पाई कुछ जगह पे जाकर के, और उसके बाद में जिस मूल रूप में लेके जाना था नहीं लेके गए। इलेक्शन के समय की कमी की रही होगी, जो भी कारण रहा। अभी क्या लगता है आपको कि ERCP के मुद्दे को उठा करके जो गुजरों का एक गैप दिखाई दे रहा था इस बार, कि वो कांग्रेस से छिटक गए हैं, बेशक माली साथ में आए होंगे, जो चर्चा है, ये गैप ये कांग्रेस कहीं भर पाएगी इसको? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बहस का विषय होगा जब रिजल्ट आएंगे तब भी। देखिए, हर चुनावों के अलग अलग मुद्दे होते हैं और ये मुद्दा कांग्रेस ने अपने इंटरेस्ट में उठाया इसलिए कि इस पर जो बीजेपी को कार्य करना था वो नहीं किया। और इससे पहले इस क्षेत्र में चाहे सचिन पायलट का प्रभाव हो, चाहे कांग्रेस की और हो, या पुअर परफॉर्मेंस बीजेपी की रही हो, तो उन्होंने इस मुद्दे को भुनाया और उनको इस पर सफलता मिली। इस बार जातिगत, देखिए इस चुनावों में आपको देखने को मिलेगा रूरल एरिया में जातिगत जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। बिल्कुल, वहाँ पर ये मुद्दे ना तो मोदी चल रहा है ना अशोक गहलोत की कोई योजना चल रही है। वहाँ ये चल रहा है कि मेरी जाति का जो आदमी है वो कैसे जीतेगा। जो आपने अभी बात बताई, देखिए मैं बीजेपी की बात बताता हूँ। अभी ये साथी साहब जो है ये BSP को भी जो है ताना मार रहे थे, आप पार्टी को भी मार रहे थे। 1952 से लेकर 1970 तक जनसंघ के बैनर के तले ये आज की बीजेपी हुआ करती थी और 5, 10, 15, 20, 18 इससे ज़्यादा इनकी कभी हुई नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात करी, 84 में 2 सीटें आई थी और आज ये ठीक है एक जगह पर छा गए हैं किसी मुद्दे को लेके। मोदी साहब के आने से पहले 2003 में सिंगल हैंडेड राज्य के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव जीता। मोदी साहब कहीं थे ही नहीं। इससे पहले बीजेपी संपूर्ण जो है मेजोरिटी में आई नहीं, चाहे भैरू सिंह जी रहे।
13 में भी वो नहीं आए थे, 13 में फिर दोबारा लेके आ गई वो, 14 में आए हैं ये मोदी साहब, 18 में इनके चेहरे के तहत जो है चुनाव हुआ और ये हार गए। तो राजस्थान में बीजेपी आज भी भैरू सिंह का नाम ले रखी, जो सिर्फ हिंदुस्तान में, मैं बता रहा हूं बीजेपी वालों को रखना चाहिए कि जिस आदमी ने 10 सीटों पे चुनाव लड़ा, योगेंद्र जी सबसे पहले 52 में उन्होंने चुनाव लड़ा दांतारामगढ़ से, फिर वो आए श्री माधोपुर में, फिर वो आए किशनपोल में, फिर आए वो गांधीनगर में, फिर वो गए धौलपुर में, फिर वो गए निम्बाड़ा में, फिर वो गए छबड़ा में, आमेर, फिर वो आए आमेर में, और फिर वो गए गंगानगर, बाली, कई जगह पे गए। गंगानगर में तो एज ए चीफ मिनिस्टर 3rd पोजीशन पे रहे, और 3rd पोजीशन पे इसलिए रहे कि उस एरिया में उनको बीजेपी को बढ़ाना था। तो आज बीजेपी के पास सिर्फ एक चेहरा हो गया, और इस मीटिंगों में, इस चुनावों की मीटिंग में उस प्राइम मिनिस्टर ने, उस चीफ मिनिस्टर जो रही हुई है जिसने इस धरती पे बीजेपी का किया है, उससे आई कांटेक्ट तक नहीं किया। उस वसुंधरा राजे जिन जिन मीटिंगों में थी उससे आई कांटेक्ट नहीं हुआ, और वो आज सिर्फ एक चेहरा यही है जिस चेहरे ने इस देश में इस राजनीतिक को एक अलग एंगल पे ले गए। जो जिस तुष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं, जिस बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया है, मैं आपको क्या कह रहा था इससे पहले, ये जो सोशल फैब्रिक है ये बिगड़ गया है। आप ये कहने लग गया, मेरे पास ऐसे ऐसे स्कूलों के जयपुर के नाम है जिसमें अगर 12th में मोमडन लड़के ने एडमिशन ले लिया तो 12th में हिंदू लड़के वहां से निकल गए। ये उदाहरण है जयपुर का। ये क्या देश बना रहे हो आप? ये कौन सी ये कर रहे हो कि वो चला गया और वो गया? वो तो 12 में ही आए हैं, आप पार्टी तो 12 में ही तो आई है। आज 12 साल ही तो हैं, 11 साल तो हुए। आप तो 1952 से हो, 1925 से आरएसएस से, आज 100 साल हो गए। आप औरंगजेब कर रहे हो, आप बाबर की बातें कर रहे हो, आप 500 साल पुरानी बातें कर रहे हो। इस देश को कहां ले जाना चाहते हो? आप जीत रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, आप राज कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। देश को कहां ले जा रहे हो? कौन सी बात करो? क्या एरोगेंसी है आपके माइंड पे? आपके चेहरे ऐसे सूजे पड़े हैं जैसे कोई पता नहीं आपने क्या कर दिया हो, पता नहीं देश कहां पहुंच गया हो। अरे आज भी हम पर कैपिटा इनकम पे 120 में, 200 में से 120वां हमारा देश है। आप कह रहे हो कि नहीं साहब वहां पर अगर हो गया तो यहां इसको जस्टिफाई थोड़े करेंगे। आपका आसाम का मुख्यमंत्री, कितने केसेस थे, आपने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया क्योंकि आपकी पार्टी में आ गया। आपने वेस्ट बंगाल में वो अधिकारी आपके यहां आया, आपके सारे खून माफ हो गए। तो आप कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हो उस देश में? आप उन भ्रष्टाचारी आदमियों को, उन बेईमान आदमियों को अपने पास लेके ईडी की और इनकम टैक्स की तड़ी देके आप बात कर रहे हो। 131 का इनकम टैक्स का एक नोटिस होता है जिसमें अमिताभ बच्चन को दिया, उसने पार्टी छोड़ दी। ईडी तो बहुत बड़ी बात होगी साहब। मैं प्रूव कर सकता हूं कि आपके घर में जो इनकम आ रही है, जो पेंशन आ रही है, जो सैलरी आ रही है, उससे आपका घर का काम नहीं चल रहा, मैं प्रूव कर दूंगा। तो आप किसी आदमी को पकड़ के उसके गले पे कांटा उसको कसोगे तो आदमी आपकी शरण में आएगा। देश बड़ा कमजोर है, लोग बाग बहुत कमजोर हैं। ऐसी स्थिति में इतने बड़े बड़े बोल आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है, आपने एक राज कर रहे हो, आप उस राज का अहंकार दिखना नहीं चाहिए। आपका अहंकार तब नहीं दिखेगा जब उस पेट, जो गरीब का पेट है, उसकी दुआ होगी, वो आपको करेगा। बहुत अच्छा आपका राज आए, फिर राज आए, उसमें कोई बात नहीं है। पर जिस स्थिति में आप लोग इस देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हो और दूसरों को आप बिल्कुल नीचा दिखाने की बात कर रहे हो, उस पर मेरा ऐतराज है। हर मुद्दे हर क्षेत्र के अलग अलग हो सकते हैं। जो आपने बात करी वो एक मुद्दे लास्ट के इलेक्शन में थे, इस बार इलेक्शन में वो मुद्दे डालने की कोशिश की जा रही है, परंतु वो मुद्दे शायद, मुझे नहीं लगता कि उस पर इतना काम कांग्रेस ने किया हो कि उसका उनको लाभ मिले। चलिए मैं अनिल जी लौटूंगा पैनल के पास में वापस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फैसला, और फैसले की गढ़ी पे हम चर्चा कर रहे हैं। उससे ठीक पहले मुझे जो लगता है कि 15वीं विधानसभा के लिए जन टीवी की इसे एक आखिरी बहस कह सकते हैं। 16वीं विधानसभा का गठन होगा, विधायकों की तस्वीर साफ कुछ घंटे ही कह सकता हूं मैं, उसके बाद जब सामने आएगी तो एक नया प्रदेश का एक नया रूप बनेगा, और वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, जिसे भी सत्ता हाथ में मिलेगी उसका अपना एजेंडा होगा, उससे जवाबदेही देनी, जनता के प्रति जवाबदेही उसकी होगी, उसे तय करना है कि किस तरह से आगे लेके जाना है। चलिए हम चंद्रमुखी जी के पास में जाना चाहेंगे। चंद्रमुखी जी, आपके पास आना चाहूँगा मैं। बात
मुद्दों की मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा रहती है। मुद्दों पे चर्चा जरूर होती है नेताओं के माध्यम से, लेकिन फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि नेताओं को भी शायद हो सकता है ये बाध्यता हो कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, पब्लिक सुनना क्या चाहती है, शायद एक वजह हो जिसकी वजह से बोलना पड़ता हो। देखिए योगेंद्र जी, अभी हम सुन रहे थे पारिक साहब से, तो इन्होंने जिस तरीके से नए गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बोला और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चलन अब देश की जनता को समझ में आने लग गया है। इस लेवल के नेता जो इस तरह के बिगड़े बोल बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तो ये एक तरीके से परंपरा रही है कि जो जितने बिगड़े बोल बोलेगा उसको उतनी ही बड़ी उपलब्धि दी जाएगी। अब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की, तो अभी पारिक जी बोल रहे थे कि स्टेट की बात करें। स्टेट की बात करते हैं तो 5 साल में मजबूत जो विपक्ष था, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो घटनाएं राजस्थान में महिलाओं के साथ हुई, वहां कहां पे विरोध प्रदर्शन किया और कब महिलाओं के साथ आके उनको उनका हक दिलवाने की कोशिश की, जरा ये भी बताएं कि या सिर्फ 10 दिन पहले चुनावी मुद्दा बनाना ही इनका एक एजेंडा है या सच में महिलाओं को सुरक्षा देना है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हमारी पहलवान बेटियां जो विदेशों से सोना इतना लेके आई, देश का नाम मान सम्मान बढ़ा है, उनके साथ जो ब्रजभूषण ने जो जो किया, आज वो संसद में बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो जो अंकिता का केस हुआ उस पे आज तक क्या किया वो भी बता दें। हाथरस की घटना है वो पूरे देश में किस तरह से चर्चित रही। मणिपुर की तो आप चर्चा ही छोड़िए कि आज तक इतिहास। योगेंद्र जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, मैं पहले दिन से ही राजनीतिक दलों के सभी नुमाइंदों से कहता हूं ये बात, महिला अत्याचार ये सामाजिक मुद्दा बन गया है और इस बुराई से कैसे बाहर निकल के आ सकते हैं। कोई भी प्रदेश या पार्टी दावा नहीं कर सकती कि मेरे यहाँ पे महिलाएं महफूज हैं। कोई ये कैसे कि सुरक्षित, कोई दावा नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये पूरे देश का मैं बता रहा हूं, सामाजिक ऐसा कोई, आप तो राज्य की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बता सकता है कि इस मोहल्ले में महिलाएं सुरक्षित है। कोई दावा कर सकता है? ये बात अलग है कि कोई घूर के देख रहा है, किसी ने छेड़छाड़ की, महिला उसको पी के चली गई, क्या बदतमीजी इसके मुंह लगना, वो उसकी कमजोरी नहीं है। वो ही मान के चलती है कि समय बर्बाद होगा, जाया होगा, लेकिन लोग कमजोरी समझ लेते हैं। ऐसे हालात हैं, क्योंकि एनसीआर भी जिसका अक्सर जिक्र राजनीतिक दल करते हैं, उसका भी मैं बताना चाहूंगा, उसकी डेप्थ में जाइए, उसकी रिसर्च रिपोर्ट को पढ़िए। विक्टिम्स जो होते हैं, उनके जो आरोपी होते हैं 75% परिचित होते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि महिला जब घर में, अगर किसी के साथ में घर के किसी व्यक्ति ने रेप कर दिया, क्या तो उसमें सरकारें करेंगे, क्या राजनीतिक दल करेंगे? और दूसरी बात कहता हूं मैं, हर पार्टी ये कहती है कि हमारा मकसद इलेक्शन में वोट बटोरना नहीं है, सत्ता पे काबिज होना हमारा मकसद नहीं, मकसद ही यही है। और ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई राजनीतिक दल अगर स्थापित हुआ है तो मकसद साफ है कि सत्ता की कुर्सी पे बैठना, इसमें गलत क्या है? लेकिन इस गलत भाषा की तरह से इसे छिपाने की आवश्यकता क्या पड़ती है? आप सब पार्टियों के बूथ लेवल पे कार्यकर्ता होते हैं, हर पार्टी के। अब तो पन्ना प्रमुख और पता नहीं बूथ 1, बूथ 10, यूथ पता नहीं क्या क्या चल गए। आज तक मुझे कोई राजनीतिक दल का कोई नेता ये दावा करके बता दे कि जो टीम हमारी बूथ पे थी, एक आरोपी को महिला की इज्जत लूटने से बचाया हो, और जो आरोपी सिर उठा करके गांव में घूम रहे, मीडिया के माध्यम से जो हल्ला करते हैं, कोई बता दे कि हाँ, एक इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके पुलिस के हवाले हमने किया है। एक राजनीतिक दल बता दे। ये आप लोगों की सोच का एक वो मैं झरोका दिखा रहा हूं आप लोगों को, जो वोट के लिए मना करते हो कि नहीं वोट बटोरना मकसद एक ही है, वोट बटोरना। और जैसे पहले सुनते थे हम कि चिताओं पे रोटी सेकना, लाशों पे रोटी सेकना, महिला उत्पीड़न, महिला अपराध राजनीतिक दलों के लिए। आज अगर बीजेपी यहाँ पे महिला अपराध को लेकर के हल्ला मचा रही है, उत्तर प्रदेश में आप लोग मचाते हैं, कांग्रेस मचा रही है, वहां पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस मचा रही है। मुद्दा वही है, चेहरे बदलते हैं कि बचाओ डिफेंसिव कौन है और ऑफेंसिव कौन है, बस यही अंतर रह गया। तो मुझे लगता है कि ये कोई अधिकार, ये तो देखिए, अब ये कहूं कि डेमोक्रेसी है और बात कहने की, लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है, छूट है, कुछ भी कोई बोल सकता है, लेकिन इस डेप्थ में जाने की कोशिश करिए कि वास्तव में सामाजिक बुराई है, इसमें कैसे हम इससे बाहर निकल सकें, कोशिश इस पे करनी चाहिए। लेकिन खैर, वक्त इलेक्शन का है। मैंने कहा ना कि जनता के इंटरेस्ट को नेता भापते हैं कि इंटरेस्ट किस चीज में, कौन से जुमले सुनने के पसंद है, कौन से चुटकुले सुनने पसंद है, इसी वजह से जाने जाते हैं। और वही बात नेता के कहते हैं, अगर नहीं पसंद है पब्लिक उठ के चले जाए, अगले सभा में बोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन पब्लिक को भी मजा आता है कि बहुत जोरदार बोले साहब इस मुद्दे पर। मुद्दा कौन सा? मुद्दों पे तो चर्चा ही नहीं पूरे इलेक्शन में। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग होती है, लेकिन कहां से कहां चले जाते हैं कोई पता नहीं है।
और फिर जब एक राजनीतिक दल ये कहता है कि हम ऐसे हैं एक राज्य में, तो दूसरे राज्य में आप कैसे बच सकते हैं? इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, मुद्दे वो हों, लेकिन मैंने कहा ना कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है और पब्लिक को सुनना क्या पसंद है, वही सब चीज़ें हैं। कुर्सियां खाली रहती हैं, केवल मंच दिखाए जाते हैं, भीड़ को किस तरह से बुलाया जाता है हम सब लोग जानते हैं। पहले के नेता एक नज़ीर बन करके रह गए कि लोग जो उस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे तो पास में पान की थड़ी खोजते थे, उस नेता को सुनने जरूर जाते थे। और कहा जाता है कि अच्छा लिसनर जो होता है वही अच्छा एक स्पोक्स पर्सन बन सकता है। लेकिन आजकल, पहले मैं नहीं देखता था कि मीडिया की इस तरह से मीटिंगें होती हैं, वर्कशॉप चलती हैं, सभी पार्टियां मीडिया को इतना मजबूत कर, सोशल मीडिया में ये फेंकना है, ये परोसना है, ऐसे ऐसे एडिट किए वीडियो हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। सब पार्टियों की ओर से गंदगी परोसी हुई है। ये हमारा एजेंडा था इलेक्शन का, एक ही मकसद, कैसे भी करके, कुछ भी करके सरकार बननी चाहिए। कोई नेता कहता है कि ये कुर्सी जानी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, यानी कि मारना भी पड़े। गजब है, ये हमारे लोकतंत्र का क्या मखौल और मजाक उड़ रहा है। इस पूरे इलेक्शन में आप लोग गौर करिएगा, आंख बंद करके तकिए पर जब लेटें तो विचार करना कि वास्तव में 1 महीने का जो कैंपेन चला है, और कभी सुना करते थे बुजुर्गों से, नहीं सुना तो सुनना जरूर, पहले के इलेक्शन कैंपेन कैसे होते थे, ये इलेक्शन कैंपेन कैसा और कैसी गंदगी बांटी गई है 5 राज्यों में ही। मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, 5 राज्यों में ही जहां जिसको जैसे लगा वो वैसे ही पत्ते फेंकने की कोशिश की। ये पूरा एक इलेक्शन का सिनेरियो रहा और यही मुख्य मुद्दा रहा है। खैर, जनता है, वोट जनता देती है, मेरे कहने से आपके कहने से कोई नहीं होगा, जनता ही सरकार बना। ये नहीं है कि महाराजा की डेथ हो गई, राजकुमार की तिलक समारोह हो गया, उसके बाद में राजा यही होंगे। अब वो जमाना गया, अब तो राजकुमार जो निकल के आएंगे ईवीएम से निकल के आएंगे और वही सिरोहद हमारे आदरणीय और माननीय रहेंगे। उसके अलावा कोई चारा नहीं होता। वो चाहे मजाक समझे लोकतंत्र का या फिर उसको महत्व समझे, वो एक अलग बात है। मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं बात मुद्दों की आ रही थी, तो मुद्दों को लेकर किसी एक पार्टी को हम कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। सभी का हाल यही था। अभी पारिक साहब बता रहे थे शराब घोटाले को लेकर। शराब घोटाला काफी दिनों से चर्चित रहा और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो सुनवाई हुई और लास्ट जो निर्णय आना था, उसमें जो कोर्ट का डिसीजन था, और उस टाइम सब लोगों ने, आपने, हमने, मीडिया ने, सबने सुना कि जब ये केस ट्रायल के लिए जाएगा तो 2 मिनट ये केस नहीं रुक पाएगा। तो आज हमारे देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था किस चरम पे जकड़ जा चुकी है तानाशाही के राज में। चंद्रमुखी जी, मैं माफी चाहूंगा। देखिए, ये सब विषय वह हैं कि फिर वो इतनी बहस लंबी चली जाएगी, क्योंकि ये सारे एजेंडे वोटिंग से पहले के थे, ये जनता के बीच रखने के थे। मैंने कहा कि ये ओपन मार्केट हो गया। ग्लोबलाइजेशन का असर समझो चाहे कुछ भी, एक मार्केट है ये, वोटर एक मार्केट में चला गया और वो एक कंज्यूमर हो गया आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला। मैनिफेस्टो हो, चाहे नेताओं के भाषण हो, वो छाप कितनी छोड़ पा रहे हो। एक साबुन बेचने वाली कंपनियां होती है, वो साबुन बेचने के लिए जनता के बीच जाती है कि वो अंदाज क्या होता है उसका, ताकि जनता के जहन में एक कंज्यूमर जो है उसमें ये छाप छोड़ सके कि इससे बेहतर को साबुन नहीं हो सकता। यही राजनीतिक दलों का है। मतदाता लोकतंत्र में एक प्रोडक्ट बायर हो गया और एक आपको मार्केट मिल गया जिसमें आप अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसका एक इस्तेमाल कर रहे हो। यह कोई राजनीति का स्वस्थ वातावरण नहीं है। और बेशक अभी किसी एक के कहने से या 10 के कहने से नहीं, मैंने फिर कहा कि जनता चाहती है, वो जनादेश देती है, जिसे हम सब लोग सैल्यूट करते हैं, और उसके अलावा कुछ चारा नहीं होता है। अब जिक्र नहीं करना चाहिए, बहुत सारे वीडियो जाते हैं निकल करके नेताओं के, कहते हैं कि रात को हमने थैली पिलाई थी, इस वजह से आपने वोट दिया था। ये कोई नई बात नहीं, पहले भी यही कल्चर रहा है हमारे यहाँ पे, बहुत बार रही है। कोई स्क्रीन पे नहीं बोलता है, कोई स्वीकार नहीं करता है, लेकिन सच्चाई यही है और आप और हम सब जानते हैं। कमीशन भी जानता है, छुप नहीं सकता, कमीशन को बहुत अच्छे से मालूम है। दारू की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, नोटों के बंडल पकड़े जाते, कहां जा रहे हैं ये सब? इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। तो वो बहस का विषय नहीं है कि आज आप कहेंगे कि शराब घोटाले में जानबूझ करके फंसाया गया, एक साजिश रची गई है, या अगर राजकुमार जी ये बात कहेंगे कि मानेसर का जिक्र लक्ष्मीकांत पारिक साहब कर रहे थे तो इन्हीं की देन थी, अशोक गहलोत साहब कई बार कह चुके हैं। अब तो मुद्दा यह है कि वाकई राजस्थान के लिए गवर्नमेंट कोई भी बनेगी, आप लोगों ने जो कुछ किया, जितनी मेहनत की है, वाकई उस पर कहां स्टैंड कर रहे हैं? मुद्दे कोई मायने नहीं रखते हैं। आज ईआरसीपी का जिक्र करें हम, तुष्टिकरण का जिक्र करें हम, महिला अत्याचार का जिक्र करें, पेपर लीक का जिक्र करें, वो हो सकता है कि हमारा आधार ये रहा था, लेकिन आपको फायदा नहीं है।
वो तो जो जनता का मानस बनना था वो बन चुका था, वो डल चुका। अब तो फैसले की घड़ी है। उस फैसले की घड़ी पे मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, तो उस पे क्योंकि समय भी कम है, सभी गेस्टों को बोलना है। एक्चुअली योगेंद्र जी, बात हो रही थी भ्रष्टाचार को लेके। आम आदमी पार्टी का गठन ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हुआ, लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि लोहे को लोहे से ही काट सकते हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी को एक झूठे आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाया गया, सारे नेताओं को अंदर कर दिया गया। ये इनका एक रोकने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया। आज ये बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने एक शीश महल बनवाया, उसकी लागत ये बताते हैं 40 करोड़ रुपया। 40 करोड़ रुपया यदि उनके लिए आपको इसमें भ्रष्टाचार नजर आता है, वो एक आईएएस से रिटायर हुए, उनकी वाइफ आईएएस है, उनकी डॉटर कमा रही है। आज के दिन एक आम आदमी के पास 40 लाख रुपए का घर मिल जाता है, वो उनका पर्सनल घर नहीं है। एक सीएम आवास जो जर्जर हालात में था, जहां पूरे प्रदेश की जनता आती है, उसके बैठने की व्यवस्था करने के लिए जिस चीज को इन लोगों ने मुद्दा बनाया, ये एक बहुत बड़ी कोई इस तरह का नहीं था कि इसको, लेकिन मुद्दों की कमी है भारतीय जनता पार्टी के पास। शराब की बात करते हैं, ट्रक पकड़े जाते हैं। गुजरात ड्राई स्टेट है, चंद्रमुखी जी हम वहीं पे चले जाएंगे, चंद्रमुखी जी वहीं चले जाएंगे, फिर लक्ष्मीकांत जी इतना टाइम देंगे। वक्त ये है नहीं अभी बात करने का, क्योंकि तमाम चीजों के लिए मैंने कहा ना कि आपकी बात रखने के लिए आपको बहुत प्लेटफॉर्म मिला, बहुत सारी बातें गई, मीडिया के माध्यम से गई, आप लोगों ने अपने कैंपेन के माध्यम से जनता तक पहुंचाए। अब बात वही है कि आपकी बात में सच्चाई वो जनता पर असर कितना कर पाती है, यही बड़ी बात है। मैं कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, वक्त कम है, लेकिन हम फैसले की घड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। तमाम मुद्दे, आरोप प्रत्यारोप, मुझे लगता है पूरा 5 साल निकल गया, अब तो उस घड़ी की ओर जा रहे हैं कि जिसका सबको इंतजार है, उसको लेके मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जो भी आपने और अनिल जी भाई साहब ने जो बात कही है, वो मेरे दिल को बहुत चुभी है, क्योंकि मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने साथ जो भी चीज़ देखता हूँ उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करता ही करता हूँ। सवाल ये तो मेरी पर्सनल लाइफ से हुई। सवाल ये है कि आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 199 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी उम्मीदवार ने 25 लाख रुपए का खर्चा नहीं बताया। ये चुनाव आयोग को पता नहीं है कि भास्कर में इतने बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं या किसी न्यूज चैनल्स पे इतने बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं, जो तुम लोग ये छोटी छोटी न्यूज लगा रहे हो, 10-10 लाख रुपए के पैकेज ले रहे हो उनसे 10-10 दिन के। तो ये 25 लाख में चुनाव भी लड़ लिया, खाना भी खिला दिया, गाड़ी भी चला ली, कार्यालय के पैसे भी दे दिए। ये कहां का, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? ये जीता जागता भ्रष्टाचार राजस्थान की जनता के सामने। राजस्थान में 5-5 हजार करोड़ रुपए के चुनाव लड़े इन दोनों पार्टियों ने, और आज वो चुनाव आयोग के सामने जा रहे हैं 25 लाख रुपए। आधे एमएलए तो ये बोल रहे कि मेरे पास तो कार ही नहीं है। अरे भाई, तेरे पास कार नहीं है। एक हमारी जयपुर की महारानी जो दिया कुमारी जी है, वो बोली है कि मेरे पास तो रहने का घर ही नहीं है। तो इससे बड़ी और सफेद झूठ कहां से होगी? चाहे किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, उसने 25 लाख से ऊपर खर्चा नहीं बताया। साहब, उसमें देखिए डॉक्यूमेंट बोलता है, हो सकता है प्रॉपर्टी उनके नाम से नहीं हो, जिसके लिए वो कह सके कि हाँ मेरे पास 25 लाख रुपए। योगेंद्र जी, 25 लाख रुपए, 25 लाख तो इनके कार्यकर्ताओं के खाने के लगते हैं। क्योंकि मैं तो खुद काम किया हूं, पार्टी के एक बूथ के ऊपर देखा हूं, तो देखो चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। आप लोग, मैं बोल रहा हूं के लिए, आप लोग तो खर्चा ज्यादा बताओगे। नहीं, हम लोगों का तो, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा ही कहां है? ये तो तैयार बैठे दोनों भागों लेने के लिए। तो योगेंद्र जी, कुल मिला के बात यह है कि राजस्थान की जनता जो भी जिस भी पार्टी को अपना मत दिया, जो रिजल्ट आएंगे उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं और राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने शांतिपूर्ण मतदान किया और राजस्थान का नाम किया। बिल्कुल अच्छी बात है, सरकार किसी की भी बने, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है, हमारे सबके पास में अपनी बात रखने का वक्त मिलता है। आज आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजों से कोई फायदा नहीं है, करना भी नहीं हमें। हाँ, अब तो मुद्दे की बात यह है कि हाँ बस वो घड़ी आ रही है, जो जीतेगा वो सिर आंखों पर, और उसे मदद करनी चाहिए। एक परंपरा होनी चाहिए राजस्थान में, बजाय टांग खींचने के। विपक्ष है, विपक्ष की मजबूती भी बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने कहा कि सत्ता कितनी मजबूत होगी, विपक्ष कितना मजबूत होगा, थर्ड फ्रंट कितना जाएगा, ये तो जब कल हम इस वक्त बात कर रहे होंगे तो पूरी तस्वीर साफ होगी कि हाँ बिल्कुल सरकार बन गई है। और बनने का मतलब ये है कि मेजोरिटी अगर आ जाएगी तो कहीं इफ एंड बट की बात ही नहीं है, और नहीं होगी तो शायद हो सकता है कि आपके हेलीकॉप्टर वाली बात जो आप बता रहे हैं अभी हमारे दर्शकों को, उस पर मोहर लगे।
मैं लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। बात यह है कि कुछ इस इलेक्शन कैंपेन में एक चीज को आपने ऐसी नोट की जिसे कहा जा सके पार्टी लाइन से अलग हट करके आपकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, जिसकी लगता है कि आवश्यकता नहीं है या कुछ सुधार की गुंजाइश लगती है, कहाँ ये होना चाहिए। देखिए लोकेश जी, लोकतंत्र से बड़ी खूबसूरती यही है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया शासन ही जनता का शासन है। जो चुनाव नुमाइंदे चुनकर जाते हैं वे जनता के नुमाइंदे होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जनता का ही शासन होता है। और जनता के मुद्दे निश्चित स्वाभाविक रूप से चुनाव में उठने चाहिए, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या अन्य सुरक्षाओं का मुद्दा हो या अन्य सड़क का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, सभी मुद्दे उठने चाहिए, मुद्दों की बात होनी भी चाहिए। और स्वस्थ राजनीतिक परंपरा रहती है कि हम जब मुद्दों की बात करते हैं जनता को भला होता है। निश्चित रूप से जब हम मंथन करते हैं नवनीत निकलता है, और जब नवनीत निकलता है तो उसका कुछ सुखद परिणाम सामने अवश्य होता है। मैं चाहे बसपा बैठी हो, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य कोई पार्टी, जब भी लोकतांत्रिक तरीके चुनी हुई सरकार बनती है तो वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लोक कल्याणकारी काम करती है। आप कांग्रेस चिरंजीवी की बात करते हैं तो भामाशाही बात करते हैं, हमने भामाशाह दिया, आयुष्मान भारत दिया। आपने इंदिरा रसोई बात की, हम अन्नपूर्णा की बात करते हैं, हम अन्नपूर्णा रसोई दी। हो सकता है आपके अन्नपूर्णा प्रासंगिक नहीं हो कि हिंदी देवी का नाम था, आपके लिए इंदिरा गांधी प्रासंगिक हो, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, और हमारे सबके जैन में एक लोक कल्याणकारी सरकार की परिकल्पना जरूर थी। तो लोक कल्याणकारी सरकार की परिकल्पना को चाहे जनधन खाते खोलकर जनता को सीधी पैसे पहुंचाने का प्रयास किया गया, उस बात को ध्यान रखकर जो राजीव गांधी ने कहा था कि मैं जब पैसे भेजता हूँ 100 रुपया तो 99 में 90 पैसा पहुंचता है, 10 पर रुक जाता है, तो जनधन खातों के माध्यम से जनता को राहत देने का काम किया हो तो लोक कल्याणकारी सरकार ने किया होगा। तो मेरा मानना सीधे तौर पर यही है, कैसी भी सरकारें बने, मेरा सीधे तौर पर मानना यही है कि लोक कल्याणकारी सरकार बनती है, वो लोक कल्याण के काम करती है। ईआरसीपी का मुद्दा हो तो फिर मैं दोहरा देता हूं, माननीय अटल जी ने सुरेश प्रभु के नेतृत्व में कमेटी गठन किया। उस कमेटी ने देश में 31 स्थानों का चयन किया, उनमें से एक स्थान यह भी था। लेकिन 2016 में डीपीआर बनती है, 2017 में माननीय कमलनाथ जी CWC मीटिंग में उसका विरोध करते हैं। कमलनाथ जी कौन थे उस समय? मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी खास परम मित्र थे। उन्होंने सीआरसी की मीटिंग के दौरान 17 में उसको मना किया, जल्दी चले गए लेटर 18 के बाद 19 में, क्योंकि 19 में मना कर दिया, 19 में जब मना कर दिया उन्होंने 2019 में, तो निश्चित रूप से इसके लिए कोई जिम्मेदार के तौर पर है तो माननीय कमलनाथ जी हैं। अब आप इसको आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी खड़ा करो। मेरा सवाल ये नहीं था, लक्ष्मीकांत जी आपने सवाल नहीं सुना मेरा। मैंने सवाल सीधा सा किया था, इतना लंबा मैंने आपके सवाल क्या था, बहुत सीधा था, आपके सवाल का जवाब दे रहा था कि लोक कल्याणकारी सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि जनता के मुद्दे क्या हो सकते हैं, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, बिल्कुल 3 मुद्दे। एक मिनट में आपका जवाब चाहूंगा मैं कि पूरे इलेक्शन कैंपेन को आपने बहुत अच्छे से देखा। ये जानना चाहूंगा कि वाकई कोई ऐसी चीज देखी आपने कि जिसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, ये बड़प्पन होना चाहिए, राजनीति में जो ओछापन आ रहा है उसे दूर किया जाना चाहिए, क्या आइडेंटिफाई किया आपने? योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो ये देखी पूरे चुनाव के दौरान कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विकास की बातें, गारंटियों की गारंटी लगातार राजस्थान की जनता के बीच में पहुंचाया। जनता ने आशीर्वाद भी देने का पूरा प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के टुकड़े करने का प्रयास किया, तुष्टि करने का प्रयास होगा। आप तुष्टि करते हैं तौर पर आपके लिए मुश्किल रहेंगे। 10 सीटों के आसपास, 100 के आसपास मंडरा रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि प्रचंड बहुमत आएगा। तो राजस्थान की जनता ने कहा कि बिल्कुल प्रचंड बहुमत आने वाला है राजस्थान में, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मेजॉरिटी का सरकार बनेगी। ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। ठीक है, मैं 30 सेकंड अनिल जी के पास में जाना चाहूंगा। अनिल जी, क्या लगता है कि वास्तव में, खैर इस चर्चा के माध्यम से, आपके कहने से और मेरे प्रश्न पूछने से ये सारी जो अगर गंदगी कहीं परोसी गई हो दूर नहीं हो सकती, लेकिन लगता क्या आपको कि वाकई पॉलिटिशियंस को कहीं गौर करना चाहिए? देखिए, आजकल की राजनीति क्या है कि पर्सनल हो गई है। मैं अब किसी सोशल मीडिया पे एक आदमी का इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा साहब आप किस आदमी को दोगे, तो उसने एक पर्टिकुलर आदमी के लिए कहा कि साहब हमने पहले इस आदमी को वोट दिया था, अब इसको नहीं देंगे। कि क्यों नहीं देंगे? कि साहब इसने पिछले 5 साल में हमारे पे बहुत झूठे केस लगाए, तो उसका डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं थी, कोई और स्कीम्स की कोई बात नहीं थी, उसका पर्सनल ये था कि इसने मुझे प्रताड़ित किया। ऐसे ही कोई किसी का हो सकता है, किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, हो सकता है कहीं किसी जगह पे कोई डॉक्टर नहीं आया, पर्सनलाइज हो गया, तो पर्सनलाइज हो गया। मुझे जिस राज से फ़ायदा मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिला तो मैं उसे वोट नहीं दूंगा।
आप नारे लगवा रहे हो पता नहीं क्या क्या, उसको उस नारों से कोई मतलब नहीं, उसको लोकलाइज या उसके घर में क्या चीज़ रह गई, किसी गड्ढे में अगर वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया तो वो सरकार को दोषी देगा। तो बहुत छोटी छोटी बातों पे जो है वोटिंग होने लग गई। कहते हैं लोग बाग अपने घर से पोलिंग स्टेशन तक जाने के बीच में भी चेंज कर लेता है अपना मानस। ये घर से 4 जगह वोट पड़ने लगे, तो ये ऐसी बहुत बड़ी स्थिति बात में है। ये एक सोच है। हम स्टूडियो में लेकिन बहुत मैं- बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हाँ। पर बात बहुत छोटी है और इलेक्शन में बहुत छोटे मुद्दे होते हैं जो शायद पॉलिटिकल पार्टियों को पता ही नहीं रहता किस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और वोटर जो है वो अपनी हिसाब से और अपने मन से अपनी बिल्कुल, परेशानियों के बदौलत किसी भी पार्टी को वोट दे देता है। मैं एक छोटी सी बात चलते चलते जरूर कहना चाहूंगा। बहुत सारी जगह पे मित्रों से बात हुई है, हमारे साथियों से बात हुई है। पार्टियां आजकल जो दम भरती हैं कि वोटिंग परसेंटेज पे जो जोड़ बाकी गुना भाग करते हैं, समय जाया करना है। विधायकों के चुनाव रूरल बेल्ट में जहां वोटिंग ज़्यादा हुई है, सरपंच के से चुनाव हो गए हैं। जहाँ 100 लोग भी रह रहे हैं तो बसें लगा करके उनको मंगवा रहे हैं, जैसे सरपंच के चुनाव में सुनते हैं। उस कैंडिडेट के कार्यकर्ताओं की टीम ने वो वोट डलवाए। आज नेताओं के भाषण से कोई वोट देने नहीं जा रहा, ये तय मान लेना चाहिए। लेकिन एक इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है, वह भी जरूरी है। टेम्पो बना रहे, लोग आते रहें, इलेक्शन के उत्सव का एहसास हो सके कि हाँ भारत में डेमोक्रेटिक फेस्टिवल चल रहा है, उसका एहसास बहुत जरूरी होना चाहिए। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर के जहां ज्यादा हुआ है, मैंने पूछा लोगों से तो साफ कहना था कि वहां कैंडिडेट्स के कारण राजस्थान में इस बार 50 के आसपास सीटें ऐसी जहाँ त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, एक सीट पे 5 कोणीय मुकाबला भी है, वहां वोट उसी तरह से गए हैं। ये सबसे बड़ा एक मूल कारण रहा है। खैर रिजल्ट्स क्या होंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बार 1993 का इलेक्शन मुझे ध्यान है, बहुत क्लोज फाइट थी। और क्लोज फाइट का हुआ यही था कि राजनीतिक पंडित कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि सरकार किसकी बनेगी। राजनीतिक दल हैं वो दावा करेंगे, लेकिन बहुत क्लोज फाइट है। और रिजल्ट क्या होंगे ये जब बाहर निकल के आएंगे तभी हम कुछ बात कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका फैसला में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।